गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपको हमने बताया कि जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसकी क्या खासियत होती है। ठीक है, सबको पता है आपको कि शेल और विल का प्रयोग होता है, लेकिन बच्चों हमने आपको ये भी बताया कि शेल और विल का प्रयोग होता है तो वो किसके साथ होता है, वो आई और वी के साथ होता है। ठीक है, ये बताया था बच्चों, आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शेल का प्रयोग। ठीक है, अच्छा, और जो अदर यानी इनको छोड़ करके जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी जो अदर जितने भी हैं उन अदर के साथ आप विल का प्रयोग करते हो। इस प्रकार यूज होता है बच्चों, उस यूज को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, आप जरा देखना, इसको कहते हैं आप सिंपल फ्यूचरिटी। क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है सिंपल फ्यूचरिटी, या क्या कहा जाता है, या बच्चों दूसरा नाम नहीं है, और प्योर फ्यूचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्योर फ्यूचर। और क्या बोलते हैं, और बच्चों इसको अनकलर्ड, ध्यान दो, अनकलर्ड क्या बोलते हैं, अनकलर्ड फ्यूचरिटी या फ्यूचर। ठीक है, तो बच्चों अनकलर्ड फ्यूचर है, तो आप इस बात को समझो कि अनकलर्ड फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर में फर्क क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस है आपका फ्यूचर है, तो इफ फ्यूचर इज इन्फ्लुएंस्ड, जरा ध्यान देना, इफ फ्यूचर यानी द फ्यूचर आना चाहिए, द लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने द नहीं लगाया। इफ फ्यूचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विल, क्या बोला मैंने, इफ फ्यूचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विल, इसका मतलब होता है बच्चों अगर आपका भविष्य जो विल के द्वारा क्या हो, प्रभावित हो, विल के द्वारा रंगा हुआ हो, तो विल का मतलब क्या होगा, यानी होगा बच्चों विलिंगनेस। क्या होगा, विलिंगनेस। ठीक है, और आई का मतलब क्या होगा, जैसे बच्चों आपने क्या बोला कि जैसे मान लो विल बोला आपने, तो फ्यूचर जो है किसके द्वारा रंजित होना चाहिए, इसमें बताया गया है फ्यूचर इज इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों अफेक्टेड। ठीक है, इफेक्टेड नहीं होता, अफेक्टेड होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये बच्चों फ्यूचर जो है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, फ्यूचर बच्चों आप देखो विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, कोई काम करेंगे ही करेंगे, करने का मन बन जाए आपका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप विलिंगनेस। ठीक है, और उसी तरीके से आप देखो एक शब्द आ रहा ये एल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइकलीहुड। क्या हो जाएगा, लाइकलीहुड। तो बच्चों ये जो शब्द मैंने बताए हैं, है ना, इसमें एक आई और है, तो आई का भी बताता हूं मैं आपको। तो यहां पर जो देखने वाली बात है बच्चों वो सिर्फ इतनी है कि आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि अगर मान लो फ्यूचर में विलिंगनेस है या लाइकलीहुड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वाक्य में कौन सा भाव है, अवश्य का भाव है। कौन सा भाव है, अवश्य का। और अवश्य को क्या बोला था मैंने, डिटर्मिनेशन का भाव बताया था, अडॉप्ट, ओ मानी बताया था ऑर्डर या कमांड का भाव, डब्ल्यू यानी क्या बताया था, डब्ल्यू यानी बताया था बच्चों डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वार्निंग होता है। ठीक है, अब आपको सभी विलिंगनेस कहां से आ गई, विलिंगनेस का मतलब होता है कोई काम करने की इच्छा है आपकी, आप करना चाहते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि अवश्य का भाव आ जाता है। लाइकलीहुड का मतलब होता है कोई काम होने की संभावना है, तो संभावना है। तो बच्चों आप ये बताओ, अगर वाक्य में संभावना है तो बताओ लाइकलीहुड का मतलब संभाव्यता, तो संभाव्यता होने का मतलब कोई काम जरूर होगा कि नहीं होगा, तो आप जानते हो लाइकलीहुड है तो वो जरूर नहीं होगा। उसी तरीके से विलिंगनेस है कोई काम करने की आपकी तमन्ना है बच्चों। ठीक है, तो यहां भी आपको थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा अपने को। तो अगर वाक्य में मान लो आपकी कोई काम करने की तमन्ना का भाव है, तो तमन्ना का भाव है तो उसमें भी कोई निश्चितता का भाव नहीं है। तो बच्चों थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको यूं समझो आप कि अगर वाक्य में विलिंगनेस का भाव है, लाइकलीहुड का भाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विल, यानी अगर वाक्य में इसका भाव है, विल का भाव है, विलिंगनेस का है, लाइकलीहुड का है, तो क्या माना जाएगा, तो बच्चों इसको क्या माना जाएगा बताओ जरा, उसको सिंपल फ्यूचरिटी माना जाएगा, इसको प्योर फ्यूचर माना जाएगा, इसको अनकलर्ड फ्यूचर माना जाएगा। कलर्ड फ्यूचर कब होगा, कलर्ड जब होगा बच्चों जब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इफ, ठीक है, इफ द फ्यूचर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विल, ये विल के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, बल्कि इसमें कौन सा भाव होगा, ये भाव बताए थे बच्चों मैंने, कौन कौन से, डी मानी क्या बोल, डी का मतलब क्या होता है जरा बताना, डी का मतलब बच्चों आप ध्यान दो, आपको एक एक चीजें मैंने याद कराई है, बोलो एक बार, डी यानी क्या होता है, डी यानी होता है बच्चों डिटर्मिनेशन, डी यानी क्या होता है, डी यानी होता है डिटर्मिनेशन, हिंदी में क्या कह सकते हैं आप इसको, डिटर्मिनेशन को बच्चों आप हिंदी में कह सकते हैं दृढ़ निश्चय। तो अगर आपके वाक्य में बच्चों दृढ़ निश्चय का भाव है, कौन सा भाव है, अगर आपके वाक्य में दृढ़ निश्चय का भाव है, लिखो, लिखने लायक बातें हैं,
और ओ का मतलब क्या बताया था आपको, ऑर्डर। तो अगर आपके वाक्य में बच्चों ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर को अन्यथा आप कमांड भी कह सकते हैं, है ना। और अगर मान लो डब्लू, डब्लू का मतलब क्या बताया, डब्लू का मतलब बच्चों आपको बताया हमने क्या, डब्लू यानी होगा वार्निंग। तो वार्निंग भी आप लिखिए, वार्निंग का मतलब चेतावनी या आगाही। पी यानी क्या होता है, पी का मतलब है बच्चों प्रोमिस, प्रोमिस या वादा। तो अगर वाक्य में जो है प्रोमिस या वादा का भाव है तो वहां भी आप क्या करते हैं, तो वहां भी बच्चों आप इसको अवश्य का भाव मानते हैं। और टी का मतलब क्या बता दिया आपको, टी का मतलब बच्चों आपको बता दिया हमने थ्रेट। क्या बता दिया, टी का मतलब आपको बता दिया हमने थ्रेट। तो ये सारी बातें बच्चों आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ये जो आपका टेंस कौन सा है, ये बच्चों आपने जो टेंस पढ़ा, ये पढ़ा फ्यूचर सिंपल। इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें, कंडीशन वगैरह अपनी बात हो चुकी थी। अब जब आप उसमें चलते हो इससे आगे वाले टेंस में, कौन सा टेंस है, टेंस तो क्या है मैंने बता ही दिया आपको, जिनको टेंस नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार जरा ध्यान देना कि जस्ट इससे आगे अपन चलते हैं, तो अपन लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को और क्या बोला जा सकता है, जैसा कि आपको पता है बच्चों ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसको अन्यथा आप और क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस को बच्चों अन्यथा आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। अब यह क्या करना है, यह बच्चों जहां विल और शेल है उसकी जगह आपको किसका प्रयोग करना है, जरा देखना, यहां आपको विल बी, ठीक है, और शेल बी का प्रयोग करना। नियम वही है कि आई और वी के साथ तो आपको शेल बी लगाना है और बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। कब, यदि वाक्य में क्या है, सिंपल फ्यूचरिटी है तो। लेकिन बच्चों उल्टा भी हो जाता है, विल बी के एवज में शेल भी आ जाएगा, शेल बी के एवज में विल भी आ जाएगा। ऐसा कब होगा, कलर्ड फ्यूचर में होगा। कलर्ड फ्यूचर किसको बोलते हैं, कलर्ड फ्यूचर ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें किसका भाव होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको डॉक्टर के बारे में बताया। क्लियर हो गया। अब बच्चों एक सेंटेंस देखना, मैं आपको एक सेंटेंस से बड़ी बात क्लियर करता हूं। देखो, सैम विल बी वेटिंग, सैम विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट, ठीक है। तो बच्चों सैम विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट जेसी, जेसी यानी जेल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको सेंटेंस बोला जी, सैम विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट जेसी। तो जेसी बच्चों एक पार्क का नाम है, जवाहर सर्किल, ठीक है, जवाहर सर्किल। तो सैम विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट जेसी माने सैम विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट जवाहर सर्किल। तो सैम जो सोफिया का कहां इंतजार कर रहा होगा, जवाहर सर्किल, ये ठीक है बच्चों। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर आपने विल बी का प्रयोग किया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ा। तो बच्चों एक बात आप अच्छे समझ लीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि विल शेल जो मॉडल होते हैं ना उनके आगे बी और लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, उसके बाद में बच्चों आइए जो वर्ब की फॉर्म आती है वह कौन सी आती है जरा बताना। उसके बाद में जो आइए वर्ब की फॉर्म आती है वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इतना समझ में आ गया है, तो अगर इतना समझ में आ गया तो ये तो बड़ा आसान है, आगे वाली बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों इसमें करना क्या है कि विल बी और शेल बी का प्रयोग होगा और आइए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और अनुवाद जब करोगे क्या बोलोगे, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आप, जैसे मान लो चेंज करके बताओ मुझे, ये आई है, सेम है, अब मैं सेम की जगह आई रखता हूं, तो बताओ क्या करूंगा, यहां मैंने कर दिया शेल बी, क्योंकि मैं सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा हूं, मैं इसको कलर्ड फ्यूचर अर्थात इसको मॉडल वाली सेंस में यूज नहीं कर रहा हूं। तो आई शेल बी, अब बताओ क्या आएगा, ये वेटिंग, बताओ वेटिंग की जगह कोई समस्या, वेटिंग फॉर, ठीक है, सोफिया, सोफिया की जगह सोफिया जाएगा क्योंकि मैं सोफिया का इंतजार कर रहा हूँ। एट कहां पर, मैं वहां पर जो है जेसी यानी जवाहर सर्किल पर उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो कोई समस्या ही, बताओ। अब जरा एक बार बताओ, यहां पर वी का प्रयोग करके बताओ, तो वही वी शैल बी वेटिंग फॉर सोफिया, ठीक है, एट जेसी। कोई समस्या? अब बच्चों समस्या कहां है? ये तो आई और वी तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, ये फर्स्ट पर्सन में भी बच्चों आप जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है प्लूरल सब्जेक्ट। अब आता है यू, यू देखो ये यू आ गया बच्चों, यू, ये क्या जरा बताना, ये सेकंड पर्सन है।
अब ये सेकंड पर्सन है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये बच्चों सिंगुलर प्लूरल ये दोनों हैं, ये दोनों है, ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। तो बताओ यहाँ क्या करो, ये यू, अब यहाँ शेल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ विल बी का होगा। यू विल बी वेटिंग, यू विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट जेसी। क्लियर हो गया? तो यू विल बी वेटिंग फॉर सोफिया एट जेसी, यानी तुम जो है सोफिया का जेसी में वेट कर रहे होंगे। जेसी का मतलब जड़ नहीं है, तो मैंने बताया जेसी का मतलब जवार सर्किल है। अब बच्चों एक बात बताओ कि यू थर्ड पर्सन ये है ना, अब थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में जरा ध्यान देना बच्चों, ही आता है या शी आता है या दे आता है या कोई नेम आता है, नेम जैसे कि ऊपर आया है शेम। अब इन सब के साथ बच्चों क्या होगा? ही विल बी, ठीक है, ही विल बी, शी विल बी और दे विल बी। आपको सब दे तो बहुवचन है बच्चों, यहाँ बहुवचन एक वचन का चक्कर नहीं है, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं है। यहाँ कौन सा चक्कर है? यहाँ तो बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का चक्कर है। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो चाहे मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके बाद में आपको शेल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन होगा उसके बाद में आपको विल का प्रयोग करना चाहिए। ये तो साधारण बात हुई, लेकिन बच्चों मैंने कहा कि यदि वाक्य में अवश्य का भाव हो तो इसको उल्टा कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बोला ही विल बी, अब बताओ शी विल बी, दे विल बी, नेम की जगह सेम कर दिया, सेम विल बी। क्या जाएगा? ऐसा का ऐसा जाएगा, ये वेटिंग आ गया साहब, क्या जाएगा? वेटिंग फॉर, ठीक है, वेटिंग फॉर सोफिया, सोफिया एट और ये जेसी। क्लियर? तो बच्चों आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने एक तो निष्कर्ष ये निकाला बच्चों कि फ्यूचर कंटिन्यूअस वह होता है जिसमें या तो विल बी आता है, क्या बोला जरा बताना, या तो विल बी आता है या बच्चों शेल बी आता है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, चौथी फॉर्म आती है। अगर इस तरीके की बनावट है तो उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय आपको क्या बोलना चाहिए? रहा होगा। ठीक है? अब बच्चे से आप पकड़ लो, ये रहा होगा तो लड़की है तो रही होगी, स्वयं के लिए है, और मैं कहने वाला अगर पुरुष हूं तो मैं बोलूंगा रहा हूंगा, और अगर मान लो स्वयं के लिए है और मैं कहने वाली स्त्री हूं तो मैं क्या बोलूंगा? रही होंगी। और सेकंड पर्सन के लिए क्या बोलोगे? रहे होंगे। थर्ड पर्सन के लिए भी रहे होंगे, बहुवचन है तो, है ना, वो आ रहे होंगे, तुम आ रहे होंगे, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये बच्चों बहुत सरल बात है जो आपके समझ में आ जानी चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उतारो बच्चों इसको, और ये जो अंडरलाइन किया इसको भी समझो। ये बच्चों वेट को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि वेट के बाद फॉर का प्रयोग होता है, ध्यान दो, वेट ऑफ नहीं होता है। कई बार आपको कहा जाता है वेटिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या ऑफ में तुम्हारी नहीं जम रहा होगा, लेकिन आई एम वेटिंग ऑफ सीता, क्या हुआ? मैं सीता का इंतजार कर रहा हूं। तो आपको सही लग रहा है यार, सीता का ऑफ इनका चीज तो होता है, सर यही तो बताया था। तो बच्चों होता है परंतु नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में किसी प्रीपोजिशन विशेष का प्रयोग होना तय होता है। इस प्रकार के यूज को आप क्या बोलते हो? सच यूज इज नॉन टू बी द यूज ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे एफडी होती है, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसी तरीके से बच्चों फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होता है। तो कुछ वर्ब होती है उसके साथ उसी का यूज होता है। तो वेट के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? वेट के बाद में बच्चों फॉर आना चाहिए, इन भी आ सकता है। शी इज वेटिंग इन द रूम, वो कहां वेट कर रही है? वो कमरे में वेट कर रही है। और सुनो, वो शी इज वेटिंग फॉर यू, वो किसका वेट कर रही है? वो तुम्हारा वेट कर रही है। तो बच्चों ये है, लेकिन वेट ऑफ कहना बिल्कुल गलत माना जाता है। ऐसे ही जैसे मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं तो हम कहते हैं आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ द एग्जाम, क्योंकि परीक्षा की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहना क्या पड़ेगा? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम का मतलब होता है कि मैं जो है परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। अगर आपसे डॉक्टर पूछता है कि बताओ कल तुमने क्या खाया लंच में, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू ईट इन लंच, व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट। ये गलत है बच्चों, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि नाश्ता कोई थाली थोड़ी कि थाली के अंदर रख के आप खाओगे। तो आपको क्या बोलना चाहिए? व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट के अंदर क्या खाया, आपने कलीवा में क्या खाया। तो ईट फॉर होता है बच्चों, ईट इन नहीं होता है। उसी तरीके से समझो, जब मैं कहता हूं साहब मैंने मेरा प्लॉट बेच दिया 5 लाख में, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव सोल्ड माय प्लॉट इन 5 लाख रुपीज। ये भी गलत है। कैसे बोलना चाहिए? आई हैव सोल्ड माय प्लॉट इन नहीं फॉर, आई हैव सोल्ड माय प्लॉट फॉर 5 लाख रुपीज। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि मोबाइल मैंने 15,000 में खरीदा है, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा? आई बॉट दिस मोबाइल फोन, ठीक है, फॉर
15,000 रुपीज बोलना चाहिए, फॉर इन 15,000 रुपीज नहीं बोलना चाहिए। ये कुछ बातें हैं बच्चों, जैसे आप कहते हो मेरे पिताजी अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? माय फादर इज ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। ये गलत है बच्चों, माय फादर इज ए लेक्चरर इन इंग्लिश, ऐसे बोलना चाहिए। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है तो बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, नहीं इन द ट्री होता है, क्योंकि वो पेड़ के टोरके पे नहीं बैठता है, वो पेड़ की जद में बैठता है। जब वो कुर्सी पे बैठा होता तो आप बोलते हो ही सिटिंग ऑन द चेयर, ही सिटिंग इन द आर्म चेयर। लेकिन आर्म चेयर हत्तेदार है तो उसके ऊपर नहीं बैठेगा, हाथों के अंदर घुस करके बैठेगा, क्योंकि घुस करके बैठेगा इसलिए किसका प्रयोग होगा? इनका होगा। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बच्चों ये चीज आपको बहुत ध्यान देने लायक बात है। अब बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बच्चों जो साधारण बातें हैं वो आपकी समझ में आ गई है। आप इस बात को समझो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां होता है। तो इस बात को समझो बच्चों कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा, कहने का मतलब इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर। अर्थात भविष्य के अंदर बच्चों कोई काम होगा तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात बच्चों ये भी होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि सैम विल बी मैरिंग सोफिया नेक्स्ट मंथ, यानी सैम क्या करेगा? अगले मंथ जो सोफिया शादी करेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, यानी ऐसी भावी योजनाएं जो बच्चों पहले से तय हो गई है उनके लिए भी आप इसका प्रयोग करते हो। तो एक उदाहरण दूसरा आपको हम और देंगे। जैसे मान लो किसी की शादी किसी के साथ होगी तो बच्चों कार्ड छप गए हैं और जो पावने पीर हैं उनको क्या किया जा चुका है? उनको बच्चों निमंत्रित किया जा चुका है। ध्यान दो, निमंत्रित नहीं कि नियंत्रित। तो उनको निमंत्रित किया जा चुका है, अर्थात उनको इनवाइटेड किया जा चुका है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो होगा। तो बच्चों ऐसे काम जो ऐसे फ्यूचर प्लान्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ऐसे फ्यूचर प्लान्स जो पहले से डिसाइड किए जा चुके हैं। उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया, सेम तो अच्छा लड़का है, सेम ही रहने दो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और विल बी की जगह बच्चों विल बी ही रहने दो, यहां भी कोई समस्या नहीं है। यहां वेटिंग नहीं, इस बार होगा मेरिंग। क्या होगा? ये मेरिंग, सैम विल बी मेरिंग। अब बच्चों क्या आएगा? अब आएगा मेरिंग विद, क्या बोला मैंने? ये आएगा मेरिंग टू, ठीक है। और यहां आ गया सोफिया, और आगे आ गया बच्चों नेक्स्ट मंथ, अगले महीने दोनों की शादी होगी। अब बच्चों ये सेंटेंस तो गलत है। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये सेंटेंस बच्चों व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप बच्चों दिमाग लगाएं और इस सेंटेंस की गलती पकड़ने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस में से क्या गलती है जो मेरे से हो गई है। तो जो सेम विल बी मैरिंग है ना नेक्स्ट मंथ, यहां तो कोई समस्या नहीं है। समस्या बच्चों इस जगह है। कहां है समस्या? समस्या इस जगह है। आप बच्चों ये सदैव याद रखो कि यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, ध्यान दो, तो मेरी के बाद क्या नहीं होगा? किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सख्त मना है, क्योंकि मेरी क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जैसे बच्चों मैंने बोला आई लव यू। क्या बोला मैंने? आई लव यू। ये सेंटेंस इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि ये तो आप सबको आता है। अब मुझे बताओ बच्चों, इस लव के बाद में आपने यू का प्रयोग किया, क्या आपने टू का प्रयोग किया, क्या आपने फोर का प्रयोग किया? मेरा मतलब कोई प्रीपोजिशन, आई लव टू यू, मैं तुमको प्यार करता हूं, टू लगाया ही नहीं आपने। आई लव फॉर यू, आई लव विद यू, ऐसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लव बच्चों एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रश्न ये कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? अरे ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट शैल बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट एंड नॉट बाय अ प्रीपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों का वर्ब होती है जिसके बाद क्या आता है? जिसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन नहीं आता है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो सकता है कि साहब यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताओ कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? कौन सी वर्ब? जैसे मैंने आपको कहा कि आई लुक फॉर, आई लुक फॉर यानी मैं ढूंढता हूं यू, मैं तुम्हें ढूंढता हूं। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? ध्यान दो बच्चों, ये भी ट्रांजिटिव है। फिर आप कहोगे साहब ये कैसे? ये तो वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन आ गया। तो अरे बच्चों ध्यान दो, ये फ्रेजल वर्ब है और यहां फोर अलग नहीं है। फोर की अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। फोर इज ए प्रीपोजिशन, आई एक्सेप्ट, बट इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्ब। परंतु बच्चों ये इस वर्ब का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए अंडरलाइन इतना होगा। अब बताओ ये कैसी वर्ब है? ये है बच्चों फ्रेजल वर्ब। कैसी वर्ब है ये? और फ्रेजल वर्ब के ठीक बाद क्या आ रहा? जरा बताना, ऑब्जेक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा?
इसलिए बच्चों आप कंफ्यूज मत हुआ करो, जो फ्रेजल वर्ब होती है उसका जो प्रीपोजिशन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, अर्थात बच्चों इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होता, मान इसका स्वतंत्र वजूद नहीं होता। वो किसका पार्ट एंड पार्शल होता है? वो वर्ब का होता है, वो वर्ब के अंदर ही उसको अंतर्वलित माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्रम में तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई ना आपके? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है जरा बताना। फ्यूचर कंटिन्यूअस वह होता है जिसमें विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला? फ्यूचर कंटिन्यूअस वह होता है जिसमें क्या होता है? विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और उसका हिंदी अनुवाद करते समय अंत में क्या बोला जाता है? और उसका हिंदी अनुवाद करते समय अंत में यह बोला जाता है क्या कि रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। अब बच्चों हम बात समझो, इसका यूज क्या है? इसके यूज बच्चों बताइए। तो कोई काम अगर भविष्य में चल रहा होगा, कोई काम अगर भविष्य के किसी कालखंड में चल रहा होगा तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात बच्चों, इसका प्रयोग इस प्रकार के फ्यूचर प्लान्स के लिए भी किया जाता है, दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, अर्थात ऐसी भविष्य की योजनाएं जिनको पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। जैसे आपको हमने बताया कि साहब उससे शादी करेगा तो करेगा, तो ये कार्ड वार्ड छप गए हैं, तैयारी कंप्लीट है। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान जो पहले से डिसाइडेड है। जैसे आप इस बात को दे सकते हो, जैसे मान लो आपका स्कूल कितने तारीख को खुलेगा, अब पहले से तय, जैसे आपके पिताजी पेंशन होंगे, मेरा मतलब वो पेंशन याफ्ता होंगे, तो उसको आप इस टेंस में भी कह देते हैं, उसमें भी कह देते हैं माय फादर विल बी रिटायरिंग, है ना। तो रिटायरिंग है ना, जैसे बच्चों आप कह सकते हो कि विल बी रिटायरिंग नहीं, इसमें तो होगा माय फादर विल रिटायर, इसमें तो इसी का प्रयोग होगा। लेकिन द स्कूल्स, ठीक है, विल ओपन, फला तारीख को खुलेगी, इसको प्रेजेंट सिंपल में भी कह देते हो आप, ओपन्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में भी क्या होता है? प्लान्ड फ्यूचर कहा जाता है, और इस प्लान्ड फ्यूचर को आप इस कंटिन्यूअस में भी कह देते हो। लेकिन कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कहने का रिवाज थोड़ा कम है। ठीक है, आइए समझो। अब जो असली बात है ना, जो आपको मुझसे सीखनी चाहिए, ये टेंस क्या है, ये तो कीबोर्ड की तरह, तो आपको आते हैं, नहीं आते तो सीख जाते हो आप। लेकिन जो खास बातें हैं जो मुझसे सीखनी चाहिए आपको, वो बताता हूं आपको। देखो बच्चों, ये विल बी आपको कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा ये विल बी। अब आप जानते हो बच्चों, शेल भी आ सकता है, बात तो एक ही ना। अब देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं, आई विल बी 18 नेक्स्ट I will be 18 next month। बोलो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगले महीने में 18 साल का हो जाऊंगा। ध्यान देना इस बात को, अगले महीने में 18 साल का हो जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस हो, टुमारो, ये हो गया बच्चों, टुमारो विल बी संडे। टुमारो क्या होगा? कल आने वाला कल क्या होगा? टुमारो विल बी संडे होगा। अब बच्चों यही रुक जाओ, मुझे बताओ, पहली बात तो आप इस बात को पकड़ो कि इसमें टेंस कौन सा है। तो बच्चों इसमें टेंस कौन सा है? आप देख रहे हो बच्चों, इसमें विल बी या शैल बी का प्रयोग हुआ है, और इधर भी विल बी या शैल बी का प्रयोग हुआ है। ध्यान दो, विल बी या शैल बी का प्रयोग तो हुआ है, परंतु आगे क्या नहीं आ रही? आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी छोड़ करके वर्ब आ ही नहीं रही है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो दूसरी बात, यहां वर्ब ही नहीं आ रही है। अब बताओ टेंस कौन सा होगा? तो बच्चों ध्यान लगाओ, यहीं पर जो है समझने वाली बात है आपकी। क्या? देखो बच्चों, विल, दोबारा समझो, ये विल, ये तो बच्चों सहायक क्रिया है, और बी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बी वर्ब भी तो एक वर्ब होती है। ये वर्ब की क्या जरा बताना? ये बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बताओ, विल और शैल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो कौन सा टेंस होगा? तो बच्चों फ्यूचर सिंपल होगा। अब बच्चों बताओ, ये अगर ये फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, तो पहचानो कैसे? आपने तो हमने कहा था कि विल बी के बाद अगर मान लो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा।
अब आप ये देख रहे हैं यहाँ तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म छोड़ करके वर्ब का आता पता ही नहीं है। चूंकि नहीं है तो इसे क्या मानना पड़ेगा, इसे HV मानना पड़ेगा, क्योंकि विल तो HV होता है, बी कभी HV नहीं होता है। तो विल HV हो जाएगा तो बी अपने आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो बताइए इसको कौन सी श्रेणी में गिनोगे, इसको फ्यूचर सिंपल में गिनोगे। क्लियर हो गया है। उसी तरीके से टुमारो विल, वही नियम यहाँ लागू हो जाएगा। ये विल, ये तो HV का काम करेगा, HV, और ये बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। तो बताओ फ्यूचर सिंपल हुआ। लेकिन बच्चों दोनों वाक्य ग्रामर की दृष्टि से गलत हैं, बट बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली रॉन्ग। लेकिन बच्चों दोनों ही वाक्य ग्रामर की दृष्टि से गलत हैं। तो फिर प्रश्न ये है कि ये गलत हैं तो इनको सही कैसे करें, सही करने का तरीका देखो बच्चों। मैं अगले महीने 18 वर्ष का हो जाऊंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अगले महीने 18 साल का हो जाऊंगा। ये बात तो कुछ जम नहीं रही है। तुम प्रतिज्ञा करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, तुम तो होगी 18 साल के। तो ये तो प्राकृतिक क्या है, नेचुरल फेनोमेनन। दिस इज ए नेचुरल फेनोमेनन। ये तो बच्चों एक प्राकृतिक परिदृश्य है, प्रकृति नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें बताओ आप क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं इसमें, होंगे जो तो होंगे। तो आप बताओ क्या इसमें निश्चय का भाव है, डिटर्मिनेशन। आई हैव डिटरमाइंड टू बी, आई हैव डिटरमाइंड टू बी 18 नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने बच्चों 18 होने का, 18 होने का मतलब बच्चों 18 वर्ष का होने का होता है। ऐसे नहीं होता जैसे मान लो आई एम 70, आई एम 40, तो आई एम 40 का मतलब नहीं मैं 40 हूं बच्चों। आई एम 40 का मतलब होता है माई एज इज, या आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब क्या होता है, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। कई बार लोग कहते हैं आई एम 40, मैं 40 हूं, तो 40 कैसे हो आप, तो एक ही हो। तो उसका मतलब बच्चों ये है, या विदा व्यंजना लक्षणा हिंदी में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जैसे राम गदा है तो राम गदा नहीं है, राम गधे के समान मूर्ख है। तो अंग्रेजी में मेटोनिमाई, मेटोनिमाई, सिनेक्डोचे, इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें सब चीजें आएंगी। वो अजीब बातें हैं, आप तो इतना समझो। तो जब मैं कहता हूं कि आई एम 40, मैं 40 हूं, तो बच्चों आप 40 मत समझो मुझे, आप समझो आई एम 40। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा तात्पर्य ये है जी आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एनी। तो अब बच्चों बताओ इसमें डिटर्मिनेशन का भाव नहीं है, इसमें ऑर्डर का। मैं तुमको ऑर्डर देता हूं कि कोई मुझे ऑर्डर देता है कि 40 साल का हो जाना, तो तुम इसके ऑर्डर से क्या होगा। कोई वार्निंग देता हो जाना नहीं, तो थ्रेट देता है, वादा करता है, नहीं तो इस तरीके के भाव इसमें जम नहीं रहे हैं। क्योंकि इसलिए क्या होगा, इसलिए बच्चों इसमें क्या होगा, ये कलर्ड फ्यूचर नहीं है, इसलिए यहाँ विल को काट के शेल का प्रयोग करना चाहिए। और कल अगर बच्चों संडे होगा तो तुम्हारे कितना ही जोर लगा लो, हम क्या करें, संडे होगा तो प्रकृति के हिसाब से होगा। तो यहाँ भी विल को काट के क्या करना चाहिए, जरा बताओ, शेल करना। बात समझ में आ रही है। विल का प्रयोग बच्चों आप ऐसी जगह नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि सन 2024 क्या होगा, कि लीप वर्ष होगा। तो बच्चों मैं कहता हूं द ईयर 2024 विल बी ए लीप ईयर। ये गलत है, बताओ गलत है कि सही है, ये बिल्कुल बताओ सही है ये तो, क्योंकि यहां मैंने शेल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है बच्चों, तो इसमें तो विल का प्रयोग सही है। लेकिन यह शेल का प्रयोग अगर मैंने किया होता तो ये वाक्य गलत होता। यदि मैंने यहां शेल का प्रयोग किया होता तो ये वाक्य गलत होता। तो बच्चों आप बताइए क्या समझिए आप, विल बी की एक कहानी आप समझ गए। तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, विल बी या शेल बी के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो ही नहीं तो ऐसा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस में न गिन करके फ्यूचर सिंपल में गिना जाएगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरी ओर एक बात, दूसरी बात समझो। जब बच्चों हम आपको कहते हैं जी शी विल बी वेटिंग फॉर मी, जाने दो यार, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, जाने दो, वो मेरा वेट कर रही हो जी। तो बच्चों आपने यहां क्या किया जरा बताना, ये शी विल बी वेटिंग फॉर मी, तो ये विल बी आ गया, और विल बी या शेल भी आ गया है की बात है ना। हालांकि कुछ लोग इसको बच्चों ये भी कर देते हैं, शेल या विल को इधर निकाल लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर दोनों में एक है, तो शेल विल और आइए बी लगा देते हैं, गणित का तरीका है। तो शेल विल बी। अब बच्चों बताओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही कि नहीं आ रही, कि वेटिंग फॉर मी, वो मेरा वेट कर रही हो जी। अब बताओ टेंस कौन सा होगा। तो बच्चों यहां इसके बाद अगर मान लो कोई वर्ब आई नहीं है तो ये तो हो गया फ्यूचर सिंपल। क्या हो गया, ये तो फ्यूचर सिंपल हो गया। लेकिन यहां क्या होगा, यहां कंटिन्यूस होगा, ये फ्यूचर, ये कंटिन्यूस। आपको बताया जा चुका थोड़ी देर पहले। अब देखो एक बात और खास बात है, जब मैं आपको कहता हूं कि आई विल किल यू, मैं मार दूंगा किसको, तुम्हें, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं जी यू विल बी किल्ड बाय मी। ध्यान दो, यू विल बी किल्ड बाय मी। अब बताओ क्या आ रहा है, विल बी या शेल बी आ रहा है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ध्यान दो बच्चों, ये तीसरा पॉइंट यहां यूं चलेगा, अगर वाक्य में विल बी आ जाए, ध्यान दो,
या शैल भी आ जाए। अगर वाक्य या शैल भी आ जाए और आगे क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बताओ ऐसे वाक्य की क्या गति होगी। अगर वाक्य में विल भी या शैल भी आ जाए बच्चों, तो ऐसे वाक्य की गति क्या होगी, ऐसे वाक्य की कोई गति होगी क्या। ये विल भी शैल भी आ रहा है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बच्चों ये फ्यूचर सिंपल में माना जाएगा। क्योंकि देखो आई विल किल यू, फ्यूचर आई विल किल यू फ्यूचर सिंपल, तो ये उसका पेशी वॉइस है, तो ये भी फ्यूचर सिंपल ही है। ध्यान दो बच्चों, एफ एस यानी फ्यूचर सिंपल, लेकिन पी वी यानी पेशी वॉइस का वाक्य होगा। बोलो समझ में आ गई बात है। तो फ्यूचर सिंपल देखो बच्चों, विल बी और शैल बी के बाद यदि वर्ब की चौथी फॉर्म मानी आईएनजी लेके आ रही है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। विल बी या शैल बी के बाद अगर वर्ब आई नहीं रही है तो फ्यूचर सिंपल होगा, और अगर बच्चों विल बी या शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो भी फ्यूचर सिंपल होगा, बट द सेंटेंस शैल बी इन पैसिव वॉइस एंड नॉट इन एक्टिव वॉइस। परंतु वाक्य कौन सी वॉइस में होगा बच्चों, वाक्य पैसिव वॉइस में होगा और एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।